हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम द टाइम इन 19 सॉरी फ्रॉम द टाइम 1498 व्हेन द पोर्टुगीज केम टू इंडिया टिल द टाइम 1947 जब भारत को फाइनली इंडिपेंडेंस मिली। सो फ्रॉम हियर 1498 टू 1946 we'll be covering all the major events that took place and also the timeline of those events. ये सब हम कर क्यों रहे हैं? There is a reason for that. The reason is कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है. The trend is to ask questions related to major events and their chronology. कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम आई थिंक 2020 जिसमें पूछा गया था कि 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था. तो अगर आपको डेट्स याद हैं या फिर क्रोनोलॉजी याद है तो आपको पता होगा कि 1942 में 2 मेजर इवेंट्स हुए थे. एक तो हुआ था, एक क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, और दूसरा क्विट इंडिया मूवमेंट. सो आपको यहां से पता चल जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था. सिमिलरली यूपीएससी का एक और ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी स्टार्ट्स आस्किंग क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हियर, जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग आपको ये बताना है. इन सब चीजों को क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिए, यहाँ पे क्रोनोलॉजी के हिसाब से इनका सीक्वेंस सेट करना है, यानी कि कौन सी इवेंट जो थी वो पहले हुई थी और कौन सी इवेंट जो थी वो बाद में हुई थी. तो अगर आपने क्रोनोलॉजी वाले सारे ही ये वीडियो देख लिया तो ऐसे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समवेयर अराउंड 1931 में हुआ था एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ था. और उसके बाद म्यूटिनी जो कि रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी है, ये 1945-46 के टाइम हुई थी. ठीक है, और ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इन सारे ही इवेंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन. लेट मी जूम इट फर्स्ट. Okay. So, एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, यानी कि जो यूरोपियन पावर्स आए इंडिया में वो कब आए. तो सबसे पहले जो इंडिया में आते हैं वो है 1498 में. कौन आता है? पोर्टुगीज. और आपको अगर याद हो तो पोर्टुगीज में कौन? वास्को दा गामा. ठीक है, 1498 में कहाँ आते हैं? केलिकट. केलिकट पे ही आते हैं जहां डेमोरिन नाम के राजा इनका स्वागत करते हैं. ठीक है, तो वो सब तो डिटेलिंग की बातें हो गई, हम ओवरव्यू देखने जा रहे हैं इस वीडियो में. ठीक है, पोर्टुगीज आए थे सबसे पहले इंडिया में. देन इनका हेडक्वार्टर कौन सा था? कोचीन और गोवा. तो इनके 2 हेडक्वार्टर्स थे, मेन हेडक्वार्टर्स जो कि थे कोचीन और गोवा. इनके बाद 1498 के बाद इंग्लिश आते हैं इंडिया में 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, यानी कि ब्रिटिश. और इनका जो हेडक्वार्टर इंडिया में बनता है वो है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता. जब ये आते हैं तो पहली बार याद रखिएगा कि ये फर्स्ट जो पहली बार आते हैं वो कहाँ आते हैं? सूरत में आते हैं. उसके बाद थर्ड ये है 1602 में, यानी कि 1602 में आते हैं. कौन आ रहा है? डच. 1602 में कौन आया था इंडिया में? डच. और इनका जो मेन सेंटर था वो पुलिकत और नागापट्टिनम था. ठीक है, देन आफ्टर हिम फोर्थ आर डेनिस. ठीक है, डेनिस कौन थे? डेनिस नीदरलैंड से जो लोग आजकल जिसका नाम नीदरलैंड है वहां के जो लोग हैं वो डेनिस. तो डेनिस आते हैं 1616 में. और
इनका जो सेंटर बनता है वो बनता है सेरामपुर, ठीक है, ये बंगाल के आसपास का एरिया है। एंड देन नंबर 5 1664 में आते हैं फाइनली फ्रेंच, ठीक है, और फ्रेंच अपना कैपिटल बनाते हैं, यानी कि अपना मेन सेंटर बनाते हैं पोंडुचेरी को। आजकल इसका नाम पुडुचेरी भी है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कैसे यूरोपियन पावर जो थे वो इंडिया में आए थे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखने की जरूरत है, इनकी डेट कि ये कब आए थे और इनका जो मेजर सेंटर है ना, इनका जो मेजर सेंटर है या फिर मेजर हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ बने थे, ठीक है। और आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि इनमें से कौन पहले आया था और कौन बाद में। जैसे कि सबसे पहले कौन आया था, जस्ट ए मिनट, सबसे पहले कौन आया था, पोर्टुगीज। पोर्टुगीज के बाद कौन आया था, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद डच, डच के बाद डेंस, और डेंस के बाद सबसे लास्ट में कौन आया था, फ्रेंच आए थे सबसे लास्ट में। तो ये आपको याद होना चाहिए, PEDDF, ठीक है। तो आप PDF जैसा कुछ याद रख सकते हैं, बट इसमें बीच में EV है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सारे पावर्स, और एक बात यहां से आपको याद रखनी है कि जो पोर्टुगीज थे ये सबसे पहले इंडिया में आए तो थे, बट ये उन यूरोपियन पावर में से एक थे जो सबसे बाद में इंडिया से गए थे, ठीक है। तो वी कैन से दैट पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू लीव इंडिया, ठीक है। अब जब ये लोग इंडिया में थे, ठीक है, तो इनके बीच काफी स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है। ये लोग आपस में पावर के लिए लड़ाई करते हैं कि इंडिया पे किसका डोमिनेंस होगा, ठीक है। तो उसी में इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इन वार्स को हम कर्नाटिक वार्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब पहला जो कर्नाटिक वार है वो होता है 1746 में। पहला कर्नाटिक वार कब होता है, 1746 में। और ये किसके बीच होता है, ये तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड और ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। ब्रिटिश इन द सेंस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये जो पहला वार होता है, जब ये वार खत्म होता है तो इनके बीच एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सला चपेला, ठीक है। देन सेकेंड वार जो होता है 1749 में होता है, और जब ये वार खत्म होता है तो इनके बीच जो ट्रीटी साइन होती है उसको बोलते हैं पोंडुचेरी की ट्रीटी। एंड थर्ड वार जो होता है वो 58 में होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 46 में पहला वार, 3 साल बाद 49 में दूसरा वार, देन 9 साल बाद तीसरा वार 58 में, ठीक है। इसको बोला गया एंग्लो फ्रेंच वार, और ये खत्म होता है वार 63 में, और यहाँ साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये कब साइन होता है, अगर वार 46 से चालू होता है और 48 में खत्म हो रहा है, तो ये ट्रीटीज कब साइन होगी, ये वाली 48 में साइन होगी, ये 54 में साइन होगी, और ये 63 में साइन होगी, ठीक है। तो आप यहाँ के इनिशियल डेट, ठीक है, लास्ट वाला याद ना रहे तो भी चलेगा, बट इनिशियल 46, 49 और 58 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये ट्रीटीज याद होनी चाहिए, तो ट्रीटीज यहाँ भी लिख देते हैं कि सबसे पहली, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट, तो जो पहले वार में ट्रीटी साइन होती है उसको एक्सला चपेला नाम देते हैं, दूसरे वार में पोंडुचेरी, ठीक है, एंड द थर्ड वार इज पेरिस। और आपको यहां से क्लियर रहना है कि पेरिस के वार के बाद इनके बीच में फाइनल ट्रीटी हो गई है, इनके बीच समझौता हो गया है कि आपको ये करना है, मुझे ये करना है, और हम आगे से कोई लड़ाई आपस में नहीं लड़ रहे, ठीक है। तो इनके बीच फाइनल सेटलमेंट कब होता है, फाइनल सेटलमेंट होता है, फाइनल सेटलमेंट यहां पे होता है, ठीक है। देन हम अभी तक कहां तक पहुंच गए, 1757 तक। अब 1757 में आप देखोगे 1757 के बाद
7 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, जिसके बाद जो यूरोपियन पावर्स है यानी कि जो इंग्लिश है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका रूल यहाँ से इंडिया में चालू हो जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश बहुत सारे काम करती है और फाइनली ये इंडिया को लूटते हैं, ठीक है। टैक्सेस बढ़ाते हैं, फार्मर्स जमींदारों से जमींदारी का हक छीन लेते हैं एंड बहुत सारी चीजें ये करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्ड में 100 साल बाद, ठीक है, ब्रिटिश का पावर कब चालू होता है, इसका ऑफिशियल पावर, ऑफिशियली ये एज क्या बोलते हैं, इससे पहले इनको 1757 से इनको ट्रेडर्स माना जाता था, बट रूलर्स के तौर पे ये कब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, 1757 में। और 1757 से 100 साल तक ये रूल करते हैं और बहुत सारे अत्याचार करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन अत्याचारों के खिलाफ एक रिवोल्ट चालू होता है जिसको हम फर्स्ट रिवोल्ट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं 1857 में। ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, सोशियो रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कॉसेस के कारण। तो सोशियो रिलीजियस कॉसेस जुड़े हुए थे क्योंकि ये जब वार चालू हो रहा था तो ऐसा अफवाह था कि जो आर्टिलरी बनती है, जो गन्स वगैरह बनती है, तो उनके जो आर्टिलरी होती है यानी कि गोलियां होती हैं, उनमें काऊ का फेट्स मिलाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें थी। और इतने जो 100 साल में इन्होंने अत्याचार किए हैं वो तो अलग है ही। तो इन सब कारणों से क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। एंड आफ्टर दिस इस वार को बहुत ही जल्दी ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस कर देती है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इंडियन हिस्ट्री में वो है 1885। 1885 में क्या होता है, कांग्रेस फॉर्म हो जाती है, जो आज हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका फॉर्मेशन कब होता है, 1885 में। और इसको फॉर्म कौन करता है, किसके लीडरशिप में होता है, A.O. ह्यूम के लीडरशिप में ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो 1885 में जब कांग्रेस रूल कर रही है तो कांग्रेस के बारे में अगर हम जानेंगे कि 1885 से लेके 1905 तक कांग्रेस रूल करती है, ठीक है। कांग्रेस तो आज भी है, बट 1885 से लेके 1995 तक जो कांग्रेस में लीडर होते हैं वो होते हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों की खासियत ये है कि ये मॉडरेट लोग हैं और इसलिए इस फेस को भी बोला जाता है मॉडरेट फेस। अब मॉडरेट का मतलब क्या होता है कि ऐसा भी नहीं है कि ये ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोलेंगे और ऐसा भी नहीं है कि ये ब्रिटिश के खिलाफ एकदम आंदोलन करने लगेंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे, ठीक है, और ब्रिटिश के कानून का पालन नहीं करेंगे। तो ये बीच का रास्ता चुनते हैं कि हम ब्रिटिश के खिलाफ बोलेंगे भी, और बोलेंगे तो एक तरीके से बोलेंगे, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होगा, जो भी लॉ के साथ चलते हुए जैसे हम ब्रिटिश का अपोजिशन कर सकते हैं वैसे करेंगे। हम पेटिशन करेंगे यानी कि पेटिशन डालेंगे, प्रे करेंगे, ठीक है, ये सब। तो हम ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, कि हमें ऑटोनॉमी दे दो या ये कर दो, बट हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया, इसलिए इनको मॉडरेट कहा जा रहा है। देन हमने देख लिया 1885। और हमने अभी देखा था 1885 से लेके 1905 तक यानी 1905 तक कौन रूल करते हैं इसमें, जो मॉडरेट लोग होते हैं वो रूल कर रहे होते हैं। बट इसके बाद आप देखोगे कि 1905 से लेके 1917 तक इसमें नया फेस चालू हो जाता है कांग्रेस में, एक्सट्रीमिस्ट फेस। यानी कि यहाँ कुछ और लीडर्स निकल के आते हैं जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, साथ में अरविंदो घोष, ठीक है। तो इन लीडर्स की खासियत क्या है कि ये लीडर्स पुराने जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनकी तरह नहीं सोचते। ये नहीं बोलते कि हम कानून का कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी तरीका है उस तरीके से हम ब्रिटिश का ऑपोजिशन करेंगे या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ बोलेंगे। ये बोलते हैं कि हम ब्रिटिश का हर तरीके से ऑपोजिशन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, ठीक है।
एवरीथिंग वट एवर इज पॉसिबल वी विल डू दैट। देन 1905 से 1917 तक ये चलेगा, लेकिन इसके बीच में भी तो बहुत सारी घटनाएं हो रही होंगी ना, जब एक्सट्रीमिस्ट फेस आएगा तो उन चीजों को देखते हैं। तो 1885 में कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि 1995 टू 1998 क्या होता है। तो 1995 में 8 आपको याद रखने की जरूरत नहीं, 1885 में हमने देखा था कांग्रेस, और उसके बाद हम दूसरा डेट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1905 का 1905 में चालू होता है स्वदेशी मूवमेंट। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट से पहले 1905 में आप देखोगे कि जो लॉर्ड कर्जन है वो अनाउंस करते हैं कि बंगाल को डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 हिस्सों में, और इसी को बोलते हैं बंगाल पार्टीशन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन क्या कहते हैं कि बंगाल को डिवाइड कर दो 2 हिस्सों में। अब ये डिवीजन क्यों? क्योंकि आप जितना भी प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे थे ना अभी तक, आप पाओगे कि ज्यादातर जो लीडर्स हैं और ज्यादातर जो प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं वो बंगाल के एरिया में देखे जा रहे हैं, और यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि कर्जन ब्रिटिश का जो रूल रहा है ब्रिटिश का जो पॉलिसी रहा है इंडिया में, आपको पता है कि वो रहा है डिवाइड एंड रूल। तो कोशिश करते हैं कि यहाँ किस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांट दिया जाए, और इसलिए एक प्रपोजल लाते हैं बंगाल पार्टीशन का। ठीक है, ताकि बंगाल को 2 पार्टों में बांट दिया जाए, और इसमें मुस्लिम को कहा जाता है कि हम आपको एक एरिया देंगे जिसमें सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी में होंगे। तो इससे क्या होता है कि मुस्लिम के कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ब्रिटिश हमारे फायदे के लिए ये सब कर रही। ठीक है, इस वजह से उनमें थोड़ा फूट आ जाता है। तो क्या होता है 1905 में बंगाल पार्टीशन प्लान आता है। ये एक प्लान है जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो पार्टीशन प्लान आता है। देन इसके रिस्पॉन्ड में जितने सारे लीडर्स हैं, आप बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करने की बात कर रहे हो, तो ये जो हमारे लीडर्स हैं यहाँ और मॉडरेट फेस वाले, वो चुप रहेंगे क्या? नहीं। तो वो एक मूवमेंट चालू करते हैं जिसे बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट का मेन मतलब क्या है, जैसे आप ये नाम से ही पढ़ सकते हैं यहाँ पे, स्वदेशी यानी कि जो फॉरेन गुड्स हैं इनको हम बॉयकॉट करेंगे, और जो भी हमारे स्वदेशी गुड्स हैं उनका हम यूज करेंगे। ठीक है, देन मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ कर्जन ने कुछ सोसाइटी में फूट डालने की कोशिश की, और ये कुछ हद तक कामयाब भी रहे। आप देखोगे कि 1906 में एक मुस्लिम लीग बनती है। क्यों बनती है मुस्लिम लीग? कि मुस्लिम के जितने भी इंटरेस्ट है उसको हम सेफगार्ड करेंगे, मुस्लिम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए एक लीग बनती है, एक ग्रुप बनती है जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग। देन 1906 में ही कलकत्ता में एक सेशन होता है। ठीक है, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस सेशन में स्वराज एडॉप्ट किया जाता है, स्वराज एज ए गोल, यानी कि कांग्रेस कहती है कि आज के बाद से हमारा जो गोल है वो स्वराज है। और ये जो स्वराज है ना, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया जाता है, बस स्वराज अपना गोल है। तो अब देखो, अगर इस स्वराज को मॉडरेट लोग देखेंगे, है ना, मॉडरेट लोग यानी कि जो नरम दल के लोग थे, वो इसको अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे, और जो लाल बाल पाल हैं यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो इसको अपने तरह से इंटरप्रेट करेंगे। तो इनके हिसाब से ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा, और जो बाकी लोग हैं, मॉडरेट लोग हैं, उनके हिसाब से ये डोमिनियन स्टेटस होगा, यानी कि नॉट कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट कुछ हद तक इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल जानी चाहिए, है ना। तो सब अपने अपने हिसाब से इसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। देन 1907 में सूरत में एक मीटिंग होती है। ठीक है, सूरत में एक मीटिंग होती है, यानी कि सूरत में कांग्रेस का सेशन होता है, और उस सेशन में क्या होता है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट थे, ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, इनके बीच स्प्लिट आ जाती है। और स्प्लिट क्यों आती है? जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये कहते हैं
कि जो ये आंदोलन हमने चालू किया है, जो ये स्वदेशी मूवमेंट हमने चालू किया है, कहाँ पे? बंगाल में, इसे हमें पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में एक्सटेंड कर देना चाहिए। ठीक है, ये किनका कहना है? ये एक्सट्रीमिस्ट का कहना है। बट मॉडरेट इससे एग्री नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, इनमें फूट आ जाती है और ये स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। देन 1909 में, ठीक है, एक रिफॉर्म आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मोल्ले मिंटू रिफॉर्म। तो आप देखोगे कि इंडिया में जब भी प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, जब भी आंदोलन वगैरह होते हैं, या फिर जब भी इंडियन जनता बहुत जागरूक हो जाती है और वो चाहती है कि गवर्नमेंट के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक कैरट डाल देती है, मतलब बोलती है कि ये लो, हम आपकी भलाई के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं। तो क्या होता है, कुछ लोग इसमें से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है और धीरे धीरे कुछ छूट दे रही है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये गवर्नमेंट का हमेशा प्लान होता है कि जब भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान लाए जिससे हम लोगों को बहला फुसला सके। ठीक है, और जो बहलाने फुसलाने योग्य लोग थे वो सबसे ज्यादा मॉडरेट्स थे, क्योंकि मॉडरेट्स ही चाहते थे कि कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के द्वारा, है ना। तो ये जो मोल्ले मिंटू रिफॉर्म था, इसमें बहुत सारी प्रोविजंस थी, लेकिन इसमें का एक प्रोविजन है सेल्फ इलेक्टोरेट, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको दे दिया गया है अब सेल्फ इलेक्टोरेट। इसका मतलब ये है कि अगर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और ये इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो इस जगह के लिए, यानी कि मुस्लिम पॉपुलेशन का जितना परसेंट है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस मुस्लिम को ये लोग सिर्फ वोट दे सकते हैं और कोई वोट नहीं दे सकता है। यानी कि ओनली मुस्लिम वुड वोट फॉर ए मुस्लिम फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नन अदर कुड। ठीक है, देन 1915 से लेके 1916 तक एक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है आप देखिए 1909 में मोल्ले, ओके 1909 के बाद 1911 में यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपको बता दूं 1911 में क्या होता है। ये जो 1905 में बंगाल पार्टीशन प्लान लिया गया था, इसको यहाँ पे विड्रॉ कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि एक वैक्यूम हो गया है, एक खालीपन है, अब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ लोग जेल में है। ठीक है, और जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो इस वक्त दो लोग, बाल गंगाधर तिलक जो कि जेल से निकल के आते हैं, और अनी बेसेंट, ठीक है, ये दोनों मिलके इंडिया में चालू करते हैं होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट कब चालू होता है? होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक चालू करते हैं और अनी बेसेंट चालू करती है। देन 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, और ये पैक्ट साइन होता है कांग्रेस और लीग के बीच। तो आप 1995 से यहाँ, ठीक है, 5 से आप देखोगे कि यहाँ क्या किया था इन्होंने, कर्जन ने दोनों को डिवाइड करने की कोशिश की थी, अलग अलग करने की कोशिश की थी, और आप देखोगे कि ये कामयाब हो भी गए थे। लेकिन फिर बाल गंगाधर तिलक और अनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट चालू करते हैं, और 1916 में हम ये देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट साइन होता है, और यहाँ पे कांग्रेस और लीग दोनों बोलते हैं कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे और साथ में अपने आजादी के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। ठीक है, 1916 में ही, इसी सेशन में, लखनऊ सेशन में ही एक और चीज होती है। ये क्या है कि जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वहां पे स्प्लिट हुआ था 1907 में, सूरत के मीटिंग में स्प्लिट हो गया था, दोनों अलग अलग हो गए थे। तो ये दोनों जो थे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, ये दोनों फिर साथ में आ गए हैं कांग्रेस में। क्लियर है अभी तक? ठीक है, नाइनटीन 16 तक की तो कहानी हमने देख ली है। अब उसके बाद देखते हैं, तो 1916 के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो है 1919 का। 1919 में गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है जिसे हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट में क्या था
रॉलेट एक्ट में था कि बिना वारंट के भी आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर बिना वारंट के या फिर बिना ट्रायल के आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप मान लीजिए कि गांधी जी हैं, अगर गांधी जी को अरेस्ट करना है ब्रिटिश को, तो वो क्या करेंगे, गांधी जी को अरेस्ट कर लेंगे और जेल में डाल देंगे, इनको कोर्ट में पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट ऐसी पावर देता था ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने एक सत्याग्रह चालू किया, यानी कि एक प्रोटेस्ट चालू किया, जिसे हम बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद सेम 1919 में एक और इंसिडेंट होता है, जो है जलियनवाला बाग मसक्कर, जहां कि लोग जमा होते हैं बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए, ठीक है, बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए। और इस वक्त जब ये लोग जमा होते हैं तो एक ऑर्डर चला होता है कि जो भी लोग जमा होंगे, या फिर 3 4 या 5 लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते, बट उस ऑर्डर को ज़्यादा सर्कुलेट नहीं किया गया होता है, तो लोगों को पता नहीं होता है। तो लोग यहाँ बैसाखी फेस्टिवल के लिए, बैसाखी मनाने के लिए जमा होते हैं, और यहाँ पे जनरल डायर अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे देते हैं ओपन फायरिंग की, और वो लोग फायर करते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, बहुत सारे मासूम लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो रॉन्ग हुआ है, जलियनवाला बाग में जो गलती हुई है, उसके बाद रॉलेट एक्ट भी हुआ है, तो इन सब के चलते कांग्रेस क्या प्लान कर रही है, कांग्रेस अब प्लान कर रही है कि हमें कुछ करना चाहिए। कांग्रेस इन द सेंस अब गांधी जी भी हैं, तो गांधी जी भी चाहते हैं कि हम कुछ चालू करें इन सब के खिलाफ। तो इनके खिलाफ गांधी जी चालू करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, कब 1920 से लेके 1922 तक। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ और एक मूवमेंट जुड़ जाता है, जो है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या है, आप देखोगे कि 1920 का फेस है ये, ठीक है। और आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर देखोगे तो 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश है, यानी कि जो इंग्लैंड वाले हैं, तो ब्रिटिश क्या जीत जाती है, ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में जीत जाती है, और उसके अंडर आ जाता है टर्की का कंट्रोल। तो जो रिलीजियस गुरु होते हैं इस्लाम में, उनको कहा जाता है खलीफा, ठीक है। और ये क्योंकि टर्की हार चुके हैं, तो खलीफा को थ्रोन से हटा दिया जाता है और उनका टेरिटरी, यानी कि उनका जो भी राज्य वगैरह था, उसको छीन लिया जाता है। तो अब इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि ये भी तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो ये भी इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो खलीफा है, उनको उनका टेरिटरी और उनका किंगडम या फिर उनका जो थ्रोन है वो वापस कर दिया जाए, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आप देखोगे कि इन्हीं दो कारणों से, इस कारण से हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा देखी जाती है। देन इसके बाद जब ये प्रोटेस्ट वगैरह चल ही रहा होता है, तो एक इंसिडेंट होता है 1922 में, चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के आसपास, गोरखपुर में शायद। तो चौरी चौरा का इंसिडेंट होता है, जहां पे जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो, उनका पुलिस के साथ कुछ पंगा हो जाता है, ठीक है। पुलिस उनके लीडर को अरेस्ट करके ले जाती है और पुलिस के साथ उनका पंगा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग पुलिस को, पूरे पुलिस स्टेशन को एक साथ जला देते हैं, जहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो जाती है, ठीक है। तो आप जानते हो गांधी जी को, कि गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी फॉलो करते हैं नॉन वायलेंस को, और अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हो गया है बहुत बड़ा वायलेंस, ठीक है। तो इस वायलेंस की वजह से गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि वापस ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे लीडर्स भी यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी बीच 1923 में कांग्रेस में एक स्प्लिट आया था 1907 में, आपको याद है, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी दो पार्ट्स में, एक मॉडरेट्स, एक एक्सट्रीमिस्ट। यहाँ भी फिर से एक स्प्लिट आता है कांग्रेस में, क्योंकि अब ये जो मूवमेंट था ये खत्म हो चुका है, बहुत सारे लीडर जेल में है, गांधी जी भी जेल में है, तो कुछ चल नहीं रहा है। तो कांग्रेस अब करे तो करे क्या, तो कांग्रेस के कुछ लीडर ये मानते हैं कि हमें ग्राउंड वर्क करना चाहिए,
यानी कि हमारा जो आइडिया है उसे प्रोपागेट करना चाहिए, फैलाना चाहिए समाज में, लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए एंड ऑल। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें चल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी कि जो काउंसिल्स होती हैं जो कानून बनाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, है ना, ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इसी की वजह से इसमें ब्रेक हो जाता है और ये लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करना चाहते हैं सॉरी, ये लोग और ये लोग जो ब्रिटिश क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि इलेक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो लोग एक नया पार्टी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्वराज पार्टी। ठीक है। देन आफ्टर दिस क्या डेवलपमेंट होते हैं, तो 1923 के बाद फिर 1927 में एक कमीशन बैठती है जिसको हम बोलते हैं सीमन कमीशन। अब साइमन कमीशन बनाई क्यों गई है, इसको बनाया गया है कि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, आप चेक करो कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और आप हमें क्या बोलते हैं उसको रिकमेंड करो कि आगे इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। ठीक है। बट इस सीमन कमीशन के साथ प्रॉब्लम थी कि इस सीमन कमीशन में 7 मेंबर थे और 7 मेंबर व्हाइट थे। ठीक है, 7 मेंबर्स और 7 मेंबर जो थे वो व्हाइट थे। तो इंडियंस का ये कहना था कि अगर आप इंडियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो और उसमें इंडियन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो फिर ये कमीशन तो बेकार है ना, इट्स नॉट फेयर। सो इस वजह से ये जब कमीशन इंडिया में आई तो इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट होने लगे और नाराबाजी होने लगा, सीमन गो बैक, या फिर साइमन अगर आप पढ़ते हो तो साइमन गो बैक। ठीक है। देन आता है 1928 और यहाँ पे नेहरू कमेटी रिपोर्ट, यानी कि नेहरू द्वारा बनाई गई कमेटी जिसमें नेहरू हेड कर रहे होते हैं, एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। और ये रिपोर्ट पब्लिश क्यों करते हैं, क्योंकि सीमन कमीशन यहाँ पे आया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए और इंडियंस का मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, इंडियंस के हिसाब से बनेगा। तो ये जो नेहरू की रिपोर्ट आती है ये क्यों बनाई गई है, टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसका प्रिंसिपल्स क्या होंगे, ठीक है, किस प्रिंसिपल्स के आधार पे वो बनेगा। देन इसके बाद आता है 1929 का फेज और 1929 में जिन्ना 14 पॉइंट अपने रखते हैं। अब आपको इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा कि जिन्ना के 14 क्या है। तो जब भी हिंदू मुस्लिम, आप देखोगे कि हिंदू मुस्लिम जब भी साथ आते हैं ना तो वो कभी साथ होते हैं कभी सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जब भी ये कोऑपरेट करते हैं तो इनके बीच कुछ समझौता होता है, डील होता है ना, कि आप हमारी ये बात मान लो तो फिर हम आपके साथ आएंगे। तो ऐसी ही बातें चल रही थी बैकग्राउंड में। तो एक बात उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है जिन्ना का 14 पॉइंट। जिन्ना कहते हैं कि अगर आप ये 14 पॉइंट मान लेते हो तो ही हम आपके साथ काम करेंगे, यानी कि तो ही हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम आपके साथ नहीं है। ठीक है। तो इसी को बोला गया जिन्ना का 14 पॉइंट। ठीक है। इसको कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती है वैसे, तो आप बस याद रखिएगा कि 1929 में ही हुआ। 1929 में ही लाहौर में एक सेशन होता है कांग्रेस का और इस सेशन में पूर्ण स्वराज को एडॉप्ट किया जाता है, यानी कि यहां साफ साफ बोल दिया जाता है कि हमें चाहिए कंप्लीट आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगी, अगर आप थोड़ा बहुत पावर इंडियंस को दे देते हो तो उससे काम नहीं चलने वाली है। वी वांट फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है। कब कहा गया ये, 29 में लाहौर सेशन। देन आता है 1930। ठीक है। और इससे पहले अगर बैकग्राउंड में आपको समझाना चाहूं तो इरविन को गांधी जी एक लेटर लिखते हैं, उसमें कुछ अपनी डिमांड रखते हैं और कहते हैं कि अगर आप मेरे इन डिमांड्स को नहीं मानोगे तो मैं एक
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू कर दूंगा या फिर एक मूवमेंट चालू कर दूंगा, ठीक है। तो इरविन इस बात को इग्नोर कर देता है, इनके डिमांड्स को इग्नोर कर देता है। इस वजह से 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू होता है, जिसमें दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च कहाँ से होता है? साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, वहां से लेके साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। दांडी भी गुजरात में ही है, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब चालू होता है? 1930 में। देन अब 1930 में फिर देखिए क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। और मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मूवमेंट होगी, जब भी कोई आंदोलन होगा, तो जो ब्रिटिश होगी वो कुछ कैरेट थ्रो करने की कोशिश करेगी। कैरेट एंड स्टिक आप समझते हो। कैरेट मतलब आपको लुभाने के लिए कोई चीज दी जाती है, ठीक है। और स्टिक मतलब आपको सप्रेस कर दिया जाता है पुलिस से, फोर्स से एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कैरेट दिखाने की कोशिश, आपको लुभाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ इरविन गांधी से कहते हैं कि आप चलिए हमारे साथ, आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलिए और वहां पे हम बात करते हैं मिलके। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है ये भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मान लीजिए कि इंग्लैंड में जहां बैठ के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। और यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है वो कॉन्फ्रेंसेस जो इंडियंस के बीच में, कांग्रेस के बीच में और बाकी इंडियंस लीडर्स के बीच में और वहां के इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो मीटिंग होती थी, ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर क्या होगा, आप लोग क्या चाहते हो हमसे, हम ऐसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सब टोटल डिस्कशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इंडियन कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका मतलब, ठीक है। तो इरविन कहते हैं कि आप चलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप वहां पे चल के पार्टिसिपेट कीजिए, इस जो सिविल डिसोबीडियंट में मूवमेंट है इसको वापस ले लीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि ये तो मैं वापस ले लूंगा, बट वापस तभी लूंगा जब आप भी प्रॉमिस करोगे कि आप कुछ चीजें मेरी मान लोगे। तो गांधी जी भी अपनी डिमांड रखते हैं इसमें, और उसमें एक डिमांड ये था कि जितने भी प्रिजनर्स हैं जिनको आपने अरेस्ट करके रखा है, पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह, उनको आप रिलीज कर दो, ठीक है। तो इसके बाद 1931 में ये तो साइन हो जाता है। फिर 1931 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है लंदन में, जहां से गांधी जी निराश होकर आ जाते हैं क्योंकि वहां गांधी जी की बात नहीं मानी जाती है। 1932 में ब्रिटिश एक नई पॉलिसी लॉन्च करती है, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिश कहती है कि अब जो डिप्रेस्ड क्लास है, एसटी हो गए, एससी हो गए, इनको भी हम क्या देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। यानी कि अब जो डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालना होगा तो हर कोई नहीं डाल सकता है, उनको कौन चुनेगा, उनको सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास के लोग ही चुनेंगे, ठीक है। और ये सुनने के बाद गांधी जी को हो गई बड़ी प्रॉब्लम। क्यों हो गई प्रॉब्लम? क्योंकि ये एक्चुअली में समाज को बांटता है, ठीक है। ये हमारे इंडिया को एक बांटने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि अब मूवमेंट्स भी आ रहे थे। आप देख रहे हो कि अभी अभी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन काफी सारे ग्रुप्स का, काफी सारे क्लास का देखा गया है। तो ब्रिटिश हमेशा चाहती है कि ऐसे सेंटिमेंट्स को हम बांट दें और इनके बीच में फूट डालने के लिए ऐसी नीतियां लाती है, ठीक है। तो ये जो नीति है ये है सेपरेट इलेक्टोरेट की नीति, यानी कि किसको देना है, ये डिप्रेस्ड क्लास को। तो इससे गांधी जी को लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो और डिवाइड हो जाएगी फर्दर क्लास में, और जिससे हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, जो आजादी के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, वो बहुत ही कमजोर पड़ जाएगा। तो इसकी वजह से गांधी जी जेल में रहते हैं और जेल में ही वो हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, यानी कि फास्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो जब फास्ट पे चले जाते हैं तो गांधी जी और वर्सेस डिप्रेस्ड क्लास जब बोला जाता है ना, तो इनके एक लीडर थे बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर। ही वॉज द मोस्ट एजुकेटेड मैन आई गेस, ठीक है, एवर इन हिस्ट्री। सो बाबा साहेब अम्बेडकर किसके रिप्रेजेंटेटिव थे?
डिप्रेस्ड क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। इनके साथ गांधी जी और इनके बीच एक पेक्ट साइन होता है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि गांधी जी और इनके बीच में जो पेक्ट साइन होता है, इसमें कहा जाता है कि आप कुछ रिजर्वेशन ले लो इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो यहीं से आप देखोगे कि रिजर्वेशन चालू होता है, तो कुछ परसेंट रिजर्वेशन डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया जाता है। फिर 1935 में हमने देखा था, 1927 में सीमन कमीशन आई थी। क्या करने के लिए? एक तो चेक करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो कैसा चल रहा है और उसमें फर्दर क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो इसने जो रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट आया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रोविंसेस थे यानी कि जो स्टेट्स थे उनको ऑटोनॉमी काफी हद तक दी गई थी। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो है 1937 में 18 मंथ रूल। यहाँ पे 1937 में इलेक्शन होता है और बहुत जगह आप देखोगे कि कांग्रेस जीत जाती है, एक्सेप्ट पंजाब, सिंध और बंगाल। इन 3 जगह को छोड़ के मोस्ट ऑफ द जगह कांग्रेस जीत जाती है और 18 मंथ तक जीत जाती है। इन द सेंस जो ब्रिटिश का लेजिस्लेटिव है इसमें काफी सारे कांग्रेस के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हर जगह के। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है ना, यानी कि प्रोविंसेस जो है, स्टेट्स जो है वो अपने बेसिस पे रूल कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि जो बंगाल है और जो अदर एरियाज है वहां आप देखोगे कि हर जगह कांग्रेस जीत गई है, बस जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां कांग्रेस नहीं जीत पाई है, ठीक है। देन 1939 टू 45 हमें पता है, 1939 ही याद रखें, दूसरा ये कॉन्फ्यूज कर देगा आपको। तो 1939 में अब चालू क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर 2। एंड 1939 में ही एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो है कांग्रेस के मिनिस्टर जो सारे जीत गए थे वो सारे मिनिस्टर्स, ठीक है, रिजाइन कर देते। क्यों रिजाइन कर देते हैं ये? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इनसे पूछे और बिना इनका सहमति लिए ये डिजाइनेट कर दिया या ये बोल दिया कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश की तरफ से वार में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इससे ये लोग बहुत नाराज हुए कि आखिर ब्रिटिश होता कौन है, मतलब हमारे देश की डिसीजन हम लेंगे ना, तो हु आर ब्रिटिश, हु आर दिस ईस्ट इंडिया कंपनीज टू टेक डिसीजन ऑन आवर बिहाफ। इस वजह से ये क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, और वर्ल्ड वॉर चालू हो गया तो ब्रिटिश 2-3 चीजें एक साथ एफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो वार भी लड़ रहे हैं और इंडिया में ये कांग्रेस भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। फिर अगर कांग्रेस आपसे नाराज है तो हो सकता है कि गांधी जी एक मूवमेंट भी लॉन्च कर दे, है ना, एक और क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर कोई और मूवमेंट लॉन्च कर दे, जिससे ब्रिटिश का हालत जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। क्योंकि एक उधर भी वार लड़ रहे हो, यहाँ भी लड़ाई कर रहे हो, तो हर जगह आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए इनका सपोर्ट बड़ा जरूरी है। तो इनका सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिश कहती है कि आपके लिए हम एक ऑफर लेके आए हैं, ठीक है, और ये ऑफर लाते हैं वो अगस्त में। इस समय जो हमारे वाइसरॉय होते हैं वो है लिथिंग, क्या नाम है इनका, लिथिंगो, ठीक है, जो भी नाम है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, और इस अगस्त ऑफर में कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं, यानी कि कुछ कैरेट्स दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं कैरेट्स? कांग्रेस को, और किसको? मुस्लिम लीग को, और किसको? ठीक है, तो 2 ही है मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो 2 ही होती है इस फेस में आके। अब जो मुस्लिम लीग भी है वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, और कांग्रेस। तो इनके लिए ये ऑफर था कि आप लोग एक काम करो, आप लोग हमें सपोर्ट करो और हम आपको क्या कर देंगे, आपके लिए डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है अभी भी ब्रिटिश के अंडर ही रहेगा, बट इस पे जो रूल करेंगे, यहाँ जो रूल करेंगे वो ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द लोग इंडियंस होंगे, ठीक है। ब्रिटिश रूल तो करेगा पर मोस्ट ऑफ द लोग कौन होंगे? इंडियंस होंगे। तो ये बोलता है कि आप हमें वार में सपोर्ट कर दो
और हम आपको वार खत्म होते ही डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। और 1941 में ही, ठीक है, नॉट 1940 में, 1940 में ही आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग भी एक डिक्लेरेशन देती है जिसको हम लाहौर डिक्लेरेशन कहते हैं शायद, जहां वो कहती है कि हमें एक अपना पाकिस्तान चाहिए, अपना पाकिस्तान जिसपे सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हों, ऐसा एक देश चाहिए हमें। ठीक है, तो अब ये डोमिनियन स्टेटस तो ना तो कांग्रेस को मंजूर होता है, ना ही मुस्लिम लीग को मंजूर होता है। देन आता है 1941, और 1941 में अब क्या हो गया, अगस्त ऑफर भी ठुकरा दिया गया है। देन यहाँ पॉलिटिकल सब कुछ खाली है, लेकिन ब्रिटिश का जो पॉलिसी है ना, जो मोमेंट थे उसको सप्रेस करने का, अब थोड़ा बदल गया है। यानी कि लोग अगर ग्रुप्स में जमा होते हैं ना, तो उनको बहुत जल्दी सप्रेस कर दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों में अब ब्रिटिश यानी कि जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, इनसे डील करने का तरीका ब्रिटिश का बदल गया। तो अब क्या है कि अब ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ गांधी जी चालू करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है? इंडिविजुअल सत्याग्रह है कि मैं अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, और ये जो प्रोटेस्ट है वो मैं किसके खिलाफ कर रहा हूँ? मैं फॉर माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यहाँ कहा जा रहा है कि मेरी फ्रीडम आप नहीं छीन सकते हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा हो। और ऐसे आप देखोगे कि इंडिया में हर कोई अपने अपने घर में, अपने जहां भी रह रहा है, वहां पे ही इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू कर दे रहा है। ठीक है, देन 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है, जैसे अगस्त ऑफर आया था, ब्रिटिश यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो जब भी सत्याग्रह चालू होगा तो ब्रिटिश क्या चाहती है? ब्रिटिश चाहती है कि हमें इनका साथ मिले, किसका? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। किसमें? वर्ल्ड वॉर 1 में। तो ब्रिटिश फिर से क्या करेगी? ब्रिटिश फिर से एक ऑफर लाएगी। ठीक है, इस ऑफर का नाम इस बार है क्रिप्स मिशन, और फिर इसमें भी ब्रिटिश बोलती है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो फिर से ये डोमिनियन स्टेटस वाला खेल आप देखोगे कि फिर से रिजेक्ट हो जाता है। देन ये भी रिजेक्ट हो गया, और 1942 में, अब आपको पता है कि ब्रिटिश वार में है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को काफी दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ काफी ये हो रहा है। तो इसी टाइम पे 1942 में क्रिप्स भी फेल हो चुका है, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो ब्रिटिश जो भी पॉलिसीज यूज कर रही है ना, आप देखोगे कि तो जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज वगैरह यूज कर रही है वो काफी सप्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में एक और मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं, गांधी जी यानी कि कांग्रेस, और उसको बोलते हैं हम क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट में कहा जाता है कि ब्रिटिश हो, अब भारत छोड़ो। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू बेयर यू एनी लॉन्ग हियर, आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब देखोगे कि इसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर दिया जाता है, बेरहम तरीके से इसको दबा दिया जाता है, लोगों को बहुत मारा पीटा जाता है, लोगों को जेल में डाला जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए गांधी जी देखते हैं कि ब्रिटिश काफी अत्याचार कर रही है। तो इन सब को देखते हुए 1943 में गांधी जी 21 डे के लिए फास्ट करते हैं। ठीक है, इसी बीच कहानी आगे बढ़ती है, और 1944 में सीआर फॉर्मूला आता है। ठीक है, और सीआर फॉर्मूला का बेसिक फंडा क्या होता है कि आप देखोगे ना कि ब्रिटिश अब थोड़ी बहुत रेडी है पावर थोड़ी बहुत शेयर करने के लिए, पावर शेयरिंग के लिए, यानी कि पावर इंडियंस को देने के लिए। बट ऐसा हो रहा है इंडिया में कि कभी कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती, तो कभी मुस्लिम लीग एक्सेप्ट नहीं करती। इन दोनों के बीच में बनता ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में बनाने के लिए, इन दोनों को साथ लाने के लिए सीआर फॉर्मूला बनाया जाता है। बट आप देखोगे कि ये सीआर फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। अभी भी ब्रिटिश को अभी भी वॉर चल रहा था, है ना, वॉर तो चल ही रहा था, बट अब 1945 तक वॉर खत्म हो चुका है। ठीक है,
लेकिन ब्रिटिश को वॉर में काफी नुकसान हुआ है। अब ब्रिटिश सच में चाहती है, और यहाँ बैकग्राउंड में ना अब काफी सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड में काफी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, हर जगह पे आप देखोगे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ब्रिटिश अभी भी चाहती है कि ये सब चीजें खत्म हो जाए और हम कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है इनको कॉन्विंस कर पाए, ठीक है। तो फिर से एक ऑफर लाती है इनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो ऑफर होता है वेवल प्लान। वेवल प्लान में वेवल को भेजा जाता है इंग्लैंड से कि जाइए, ये क्या मुद्दा है जो भी इंडिया में चल रहा है इन सबको सॉल्व करके आइए। तो वेवल आते हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल के टाइम में आते हैं कभी, जो कि गर्मी का सीजन होता है इंडिया में। तो ये देखते हैं कि यहाँ तो मुझसे नहीं रहा जाएगा, यानी कि इंडिया में बहुत गर्मी है, तो चलिए किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे बहुत ठंड हो, और ये जाके बैठते हैं शिमला में। फिर से ये भी वही कोशिश करते हैं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ लाया जाए, बट यहाँ भी ये फेल हो जाते हैं। देन 1945 में आप देखोगे कि आईएनए ट्रायल्स हो रहे हैं। आईएनए ट्रायल्स के लिए आपको बैकग्राउंड स्टोरी समझनी पड़ेगी कि जब वार चल रहा था, तो इसी वार के बीच इंडियन नेशनल आर्मी है ना, जिसे पहले मोहन सिंह बनाते हैं और उसके बाद उसके लीडर सुभाष चंद्र बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी के अंडर, ठीक है, ये जो आईएनए के फोर्सेस होते हैं ये मणिपुर वगैरह उस साइड हमला कर देते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें से अरेस्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे इंडियन नेशनल आर्मी के ऐसे भी लोग हैं जो अरेस्ट हो चुके होते हैं पहले भी। देन उन लोगों को ट्रायल्स करने के लिए, यानी कि उन लोगों को सजा सुनाए जाने के लिए, ये 1945 में उन लोगों को सजा सुनाए जाने का प्लान बनाया जाता है, ठीक है, कि इन लोगों को हम पनिश करने वाले हैं। बट इसके खिलाफ इंडिया में आप देखोगे काफी प्रोटेस्ट होता है। लोग बोलना चालू कर देते हैं कि होंगे वो तुम्हारे लिए टेररिस्ट या फिर क्या बोलते हैं उसको, पनिशमेंट के हकदार, बट हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए वो नेशनलिस्ट है, हमारे लिए वो नेशनलिस्ट है, हमारे लिए वो पेट्रियट है। तो आप इंडिया में देखोगे कि काफी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने लगती है। फिर 1946 में रीन म्यूटिनी, यानी कि रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होने लगता है। अब रॉयल इंडियन नेवी ना पूरे देश और दुनिया में घूम के आ चुकी है, और उसको पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, उन्होंने दुनिया देख रखी है। तो उन्हें भी धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यह हमारा देश है और हमारे देश पे कोई और रूल क्यों कर रहा है। और भी इनकी अपनी काफी सारी प्रॉब्लम थी, जिनको जैसे इनको आर्मी में ट्रीट किया जाता था एज कम्पेयर टू वाइट, जो वाइट लोग आर्मी में थे उनके कंपैरिजन में इनको कम सैलरी या फिर कम हाइक या फिर इनको प्रमोशन कम दिया जाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इंटरनल भी थी, बट बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि इनका रियलाइजेशन, इनके अंदर वो पेट्रियटिज्म का भाव आना, वो नेशनलिज्म की फीलिंग आना, ठीक है। इस वजह से इन्होंने भी क्या कर दिया, म्यूटिनी कर दिया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ दिया। देन 1946 में एक और ऑफर आता है। हमने देखा पहले अगस्त ऑफर आया, फिर क्रिप्स मिशन के नाम पे एक ऑफर आया, फिर वेवल प्लान के नाम पे एक ऑफर आया, फिर अब फाइनल ऑफर आता है कैबिनेट मिशन का ऑफर, ठीक है। और ये ऑफर आप देखोगे कि पार्शियली मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही कुछ हद तक इसको एक्सेप्ट करते हैं, और इसी के बेसिस पे बनती है कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ये डिसाइड करेगी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसी के बेसिस पे बनती है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो ये डिसाइड करेगी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक है। देन 1946 के टाइम पे, ये सारे इवेंट 46 के हैं, इसी में फॉर्म होता है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट। अगर ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जा रही है और इंडिया में अभी इलेक्शन हुए नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए कोई तो गवर्नमेंट चाहिए ना, तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। 1947 में इटली अनाउंस करते हैं कि 30 जून 1947 तक हम छोड़ के चले जाएंगे। आपको मुस्लिम लीग और हिंदू को आप लोग लड़ते झगड़ते रहो, हम यहाँ से 30 जून तक अपना पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे। इससे पहले आप लोग आपसी मुद्दा जो है, आपसी भेदभाव जो है, उसको सॉल्व कर लो,
ठीक है। बट इसी डेवलपमेंट में आप देखते हो कि आगे 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है, और माउंटबेटन प्लान जो होता है ये इंडिया में पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जस्ट लाइक अदर प्लान जैसे कैबिनेट मिशन आया था, वैसे ही माउंटबेटन प्लान भी आता है। और इसमें जो मेन चीज रहती है वो होती है पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो माउंटबेटन प्लान के हिसाब से इंडिया का पार्टीशन होता है और इंडिया दो भागों में बढ़ जाता है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। ठीक है, और 1947 में अडॉप्ट किया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, जो ब्रिटिश का जो भी पावर होता है इंडिया के ऊपर, उन सारे पावर को खत्म कर देता है और इंडिया फाइनली हो जाता है आजाद 15 अगस्त 1947। तो हमने जितने भी मेजर इवेंट्स थे ना, ऊपर ऊपर से उन सारे इवेंट्स को कवर कर लिया। ठीक है,